हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 9वां दिन है। सक्सेसफुली 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं हम, दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट डे 1 से लेकर डे 8 तक सारे लेक्चर अटेंड करें तो ये इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से हो गया होगा। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सारे लिखवाए मैंने इसमें। कंप्लीट नोट्स मेंटेन करना, चीजों को रिवाइज करना और छोड़ना मत यार, छोड़ दोगे तो सब रह जाएगा, समझे। तो आज हमारा 9वां दिन है। 9वां दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है ना, हमारे पास 14। तो 14 में से आज तीसरा चैप्टर हम करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, जैसा कि आप सब जानते हैं ना, इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है आपको शायद 4 दिन में जाकर 4 दिन में चैप्टर 1 खत्म होता है, 4 दिन में चैप्टर 2 खत्म होता। तो ये चैप्टर आपका 4 दिन से ज्यादा चलेगा, ऑलमोस्ट शायद 6 से 7 दिन जा सकता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो क्लियर है ना चैप्टर बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, चीजें वही रहेंगी। आपको बस वैरायटी टाइप सीखने पड़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप सीखनी पड़ेगी। बाकी इसका जो अलजेब्रिक पार्ट है तो मैं आपको एक दिन में करा दूंगा ना, ऑलमोस्ट आज और कल 2 दिन में इसका पूरा अलजेब्रिक पार्ट खत्म हो जाएगा। एक दिन में खत्म हो जाता है, बट क्योंकि वीडियो अपन बहुत लेंदी रख नहीं सकते तो एक दिन का टाइम लगेगा उसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से पेन कॉपी एनसीईआरटी निकाल लो और हेडिंग लगाओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये लगाना मत भूलना, कौन सा, ये वाला, डे 9 आउट ऑफ 75 डेज। चलिए, ये उन लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन मेरी तरफ से जो 8 दिन तक, आज 9वें दिन तक जो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए एप्रिसिएशन मेरी तरफ से ना। बहुत अच्छी बात है कि आप 9th डे तक बने रहें। देखिए ऐसा ना बहुत लॉन्ग टर्म तक टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो चाहो तो, है ना। 75 हार्ड डे चैलेंज अगर आप टैकल करना चाहते हो तो अगर आपको अगर लग रहा है कि हाँ आपसे ब्रेक हो रहा है ना, तो आप उसे तोड़ दो ना। तोड़ना मतलब कैसे, आप डिवाइड कर दो। पहले 10 दिन को आप एक लेवल मान लो, लेवल 1 है ना, फिर 11 से 20 को आप लेवल 2 मान लो, 21 से 30 को आप लेवल 3 मानो। ऐसे आपको 7 लेवल क्रॉस करने होंगे, तो जल्दी आप कर पाओगे। एक तरीका रहता है बस अपने मन को, ऐसा कुछ होता तो नहीं, एक साइकोलॉजी है अपने मन को ना ये तसल्ली देने के लिए कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, वैसे तो मोटिवेशन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें करना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर नाम से ही हम स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है सर। एक एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा ही निकलेगा। पेयर मतलब जोड़ी, है ना। लीनियर इक्वेशंस, पेयर किसके हैं, लीनियर इक्वेशंस के, मतलब इसमें लीनियर इक्वेशन पेयर्स में होंगे भैया। लीनियर इक्वेशन पढ़े हो ना, देखो क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ax प्लस बी, ये है लीनियर इक्वेशन। तो ये पेयर में होंगे, ax प्लस बी है तो हो सकता है cx प्लस डी भी है, ये हो गए 2 पेयर, बन गए पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब तो ये हो गया। इन टू वेरिएबल, भैया जी वेरिएबल 2 होना चाहिए, एक नहीं, यहाँ पे तो केवल x लिखे हैं आप, तो y भी चाहिए हमें। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को a1 b1 कर देते हैं, a1 b1 c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 लगेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके चैप्टर का नाम का मतलब। पेयर यानी 2 होंगे जोड़ी में, लीनियर इक्वेशंस दिख रहे हैं अपने को, लीनियर यानी जिनकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं आ सकता ना, x का पावर 1 y का पावर 1। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल चाहिए। देखो एक x एक y, कितने हुए, 2। गिनती आती ना, बिल्कुल आती होगी। चलो, तो ये हमारे चैप्टर के नाम का मीनिंग हो गया। अभी सर आपने जो लिखा इसका क्या करना है, तो आपको चैप्टर के नाम के नीचे इसको लिख देना है। मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्या करना है ना। और एक तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करना सिखा देता हूं। तो हमारा सबसे पहला क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये जो फोटो है ना, इस फोटो को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जानना सर जरूरी है ये बात, जी हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। कौन सा सवाल बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसे कहते हैं सर,
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको इक्वेशन के एंड में इज इक्वल टू 0 दिया होना जरूरी है। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि 3x + 2y इज इक्वल टू 5, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, हाँ लीनियर इक्वेशन भी है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ना, इसका आंसर नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसे कहेंगे? जब इसी इक्वेशन में अगर मैं 3x + 2y 5 को टांग के इसे लेकर जाऊं -5 इज इक्वल टू 0 कर दूं, देखो दोनों इक्वेशन कोई फर्क नहीं है, सेम है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये फर्क होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक नॉर्मल लाइन इक्वेशन में। क्लियर है? चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पे पूछा हुआ सवाल आपको बोर्ड एग्जाम, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम का सवाल क्या था सर? देखते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन ये था, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x/2 + y/3 इज इक्वल टू 1, है ना, और इसके ऑप्शंस दिए हुए थे। अब सारे ऑप्शन तो मैं आपको लिख के नहीं दिखाने वाला, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या कर रहा है। इसमें अक्सर लगेगा कि 3 × x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ना यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 2 × y हो जाएगा आपका 2y, और नीचे 2 3 जा 6 और यहाँ पे इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3x + 2y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 हमारे यहाँ 606 बोलते हैं, 6 1 जा 6 है ना। अब क्या कर रहा है सर आगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 6, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल में बबुआ यहाँ पे 0 होता है। क्या होता है? 0। ये 0 है? नहीं है। क्या करेंगे सर? यहां से इसको जोर से लात मारेंगे, घुमा के यहाँ गिरेगा ये, तो क्या हो जाएगा? 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। अब जाके ये जो आपने लिखा है ना सर, ये बवाल चीज जो लिखी है ना आपने, ये है स्टैंडर्ड, समझे? ये जो हमने लिखा हुआ है 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं कंपेयर करता हूं इनसे, तो आप देखना x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मैंने पॉलिनोमियल्स में बताया था चैप्टर 2 में, वेरिएबल के आगे यूज होने वाला नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं। तो x का कोफिशिएंट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? a। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। b क्या होता है सर? y का कोफिशिएंट, y के पहले वाला नंबर को हम b कहते हैं, यानी y के पहले क्या है? 2, यहां से y इज इक्वल टू 2। और c क्या होता है? जो लास्ट में बच जाए, लास्ट में क्या बच रहा है? +6 नहीं -6, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको a b c आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड था, 110% ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। डन। चलो अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म का ये सवाल हमने कंप्लीट किया, है ना। इसका सॉल्यूशन एक बार लिख दो ना, 3x + 2y अपॉन में 6 इज इक्वल टू, मिटाना नहीं था मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, 3x + 2y इज इक्वल टू 6 एंड 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। डन। ठीक है। अब सर और इसमें सवाल पूछे गए थे क्या? नहीं। देखो अब अगला सवाल इस पे बेस्ड नहीं था, अब इसमें और क्या क्या चीजें सर आएंगे। अब बात आती है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में, है ना। अगला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हेडिंग लगाने के बाद हम देखेंगे कि सर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पहले से चर्चा करें सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे आपने कोई इक्वेशन लिखा कि x + y इज इक्वल टू 10, तो x के अंदर आप कोई ऐसा नंबर रखो और y की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखो जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं और y की जगह पे 8 रखता हूं, तो 2 + 8 10 आ रहा है क्या? इसका मतलब 2 and 8 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 10। इस चीज को कहते हैं सॉल्यूशन। ऐसा x की और y की वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पे उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो, और सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो, अगर दोनों आइटम बराबर आ जाए, मतलब आपने जो नंबर लिए उन्हें हम सॉल्यूशंस कहेंगे सर। क्लियर? सॉल्यूशंस कहा जाएगा। अब एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? देखो लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल में है तो उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तब उसके सॉल्यूशंस वेरी करेंगे। कैसे कैसे करेंगे अपने को वही चीज देखनी, ठीक है, देखना आंसर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अब इसके सॉल्यूशंस निकालने का तरीका आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जैसे अगर मुझे इसके और सॉल्यूशंस निकालने हुए x + y के, x + y इज इक्वल टू 10 के अगर और सॉल्यूशन निकालना है, चलो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिया था, एक काम करते हैं हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं,
तो 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 10 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7, तो x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 7। ये होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक नंबर रखने पे दूसरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। चलो एक और ट्राई करके देखते हैं। मान लो हमने एक और रखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। एक काम करो सर, x की जगह पे आप रख दो 4, रख देते हैं। तो 4 में ऐसा का जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो y बराबर 10 और 4 को मारेंगे लात, 4 आके गिरेगा यहाँ पे और 10 माइनस हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होता है बबुआ, 6 आ गया 6। 4 लेने पे 6 आ रहा है, तो 4,6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, क्या हुआ, सॉल्यूशन कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो ऐसे अगर आपको ख्याल आए, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो मैं यहाँ पे नंबर चेंज करते जाऊं x की जगह पे, तो y की जगह पे तो अलग अलग आंसर आते जा रहा है, तो सॉल्यूशन फिक्स थोड़ी है। एक सॉल्यूशन आ रहा है क्या, नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर मान लो मैं x की जगह पे 11 रखूं लेकिन y को -1 रख दूं, तो क्या 11 - 1 10 आ जाएगा। इसको 12 रख के इसको -2 रख दूं, तब भी 10 आ रहा है आपका आंसर। समझ रहे आप, है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन मुमकिन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुमकिन है। यानी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हम यहां तक की गणित 9वीं कक्षा में पढ़ के आए थे सर। मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूं, फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, है ना, हिंदी में। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज infinite number of solutions। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है सर, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिला, हमें तो सिर्फ 2 ही आंसर चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट थोड़ी चाहिए। तो अब इसी चीजों को, इसी गैप को फुलफिल करने के लिए हमें पेयर में इक्वेशंस देखने होते हैं। पेयर में क्यों, जरा आप समझना। हमने देखा कि अगर x प्लस वाई को 10 जोड़ना हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लाने के लिए बहुत सारे नंबर सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर। तो जब तक इसमें इस कंडीशन के साथ, मान लो अगर x प्लस वाई 10 दे रखा है और साथ में एक और शर्त लगा दूं कि x माइनस वाई जो वो 2 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। x प्लस वाई के भी इनफाइनाइट होंगे और x माइनस वाई के भी इनफाइनाइट होंगे। लेकिन जब इन दोनों को आप एक ही सिचुएशन में, मान के चलो कि x और y दोनों एक ही नंबर है, उस सिचुएशन में आपका ऐसा केवल 2 ही नंबर निकलेगा। ऐसे सिर्फ 2 नंबर मुमकिन है जिनको जोड़ने पे 10 आए और माइनस करने पे 2 भी आ जाए। आप देखो 8 और 2 ले लो, 8 प्लस 2 10 आ रहा है, 8 प्लस 2 10 आ रहा है, लेकिन क्या 8 माइनस 2 करने पे 2 आ रहा है क्या, नहीं, 6 आ जाएगा। यहाँ देखो 7 प्लस 3 10, लेकिन 7 माइनस 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले वाले का, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा दूसरे वाले का। तो दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से केवल एक ही ऐसा नंबर होगा, x और y, एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो पहले वाले में भी काम करेगी और दूसरे वाले में भी काम करेगी। तो उस केस में x और y की 2 अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, ठीक है, इस चीज को सर कैसे प्रूफ कर पाएंगे, देखो ध्यान से। इसका मैं अगर ग्राफ बना के प्रूफ करना चाहूं, ग्राफिकली अपन देखते हैं, ज्योमेट्रिकली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मान लो मैंने x जगह पे 0 रखा, x जगह पे क्या रखा, 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 0 में ऐसा, जब ये 0 रख दूंगा तो 0 है ना, खत्म हो गया ये, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10। मान लो ये पॉइंट हो गया, है ना। और जब y की वैल्यू अपन 0 रख दे, मान लो ये y को अपन हाइड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो y 0, y देखो y को पूरा 0 कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10। दोनों को अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर दो, ये आ गया आपका 10,0। क्लियर है क्या, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू इसकी लाइन हो गई। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मान लो कि मैंने x को 0 कर दिया, x को 0, तो y की वैल्यू देखो -2 आ जाएगी। x को 0 रखने पे y की वैल्यू -2 यानी समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। और वही अगर मैं y को 0 कर दूं तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी y को 0 करो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब ये पॉइंट पता है क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका 6,4। मतलब x एक्सिस पे अगर आप देखो तो x एक्सिस पे वो 6ठे नंबर पे आ रहा होगा, और y एक्सिस पे अगर आप देखना चाहो तो y एक्सिस पे ये चीज जो है 4थे नंबर पे आ रहा होगा, 4,0,4। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि 6,4 पे कट करेगा, देखो इनको जोड़ के देख लो ना, 6 + 4 10 और 6 - 4 2। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि एक ही आंसर आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर, देखो हम ऐसे कह सकते हैं,
आपने इनफाइनाइट पॉइंट को सेट करके एक लाइन बनाई। ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। ये वाली लाइन आपने बनाई किसके लिए? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए। इनके अलग अलग पॉइंट है, सबके अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इन दोनों के सभी पॉइंट और इनके सारे पॉइंट देखो एक पॉइंट पे आके सेम है। ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी आ रहा है और ये वाला पॉइंट इस लाइन में भी आ रहा है, मतलब ये यूनिक है। यूनिक यानी एक, सिर्फ एक है, ऐसा और कोई नंबर नहीं है। कहते हैं ना सबसे यूनिक होना, ये सबसे यूनिक नंबर है, ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो इसको भी सही कर दे और इसको भी सही कर दे, ये इकलौता नंबर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी ये सबसे अलग है, एक ही ये नंबर आएगा, एक ही सेट होगा। ये क्लियर हो गई मेरी बात है? तो ये ग्राफिकली आप इन चीजों को ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हो। अब बात आती है सर हम ये कैसे पता करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन? कैसे पता करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक आएगा, कैसे मालूम करेंगे? तो इस चीजों को जानकारी के लिए हमारे पास एक अलजेब्रिक तरीका है जिससे हम शॉर्टकट में बता सकते हैं, शक्ल देख के बता सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ये भी पॉसिबल है सॉल्यूशन ना आए। तो देखो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लो एक लीनियर इक्वेशन लिखा हमने, वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर? अब इसी इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? 2y और ये कितना हो जाएगा? 20। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या ये दोनों इक्वेशन अलग हैं? सिर्फ शक्ल से लग रहे हैं, है नहीं। देखो दोनों जो है सिर्फ शक्ल से अलग लग रहे हैं, बाकी दोनों अलग है नहीं। अगर आप इसमें से वापस से 2 कॉमन ले लो, देखो ये 2 से 20 कट के वापस 10 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन तो एक ही बना। दो दिख रहे हैं लेकिन इक्वेशन कितने हैं? एक। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं, ये आपको दिख तो दो अलग अलग रहे होंगे बट वो दोनों एक्चुअल में एक ही है। कैसे एक होंगे सर? जो नंबर कॉमन को लेके काट दो, आप देखो वापस वो पहले वाली तरह बन जाएगा। अब क्योंकि इक्वेशन एक है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट, ऑब्वियस सी बात है। हर एक केस मान लो इसमें 2 की जगह मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो कितना आ जाता है? ये 3x और 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा? 3y और 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 30। अगेन आप देखो अगर मैं 3 कॉमन लो, दोनों इक्वेशन अलग अलग दिख रहे हैं। मान लो दूसरा देखो ये दोनों इक्वेशन भी कैसे अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है सेम, एकदम सेम है। इसमें से 2 कॉमन लेके काट दो, इसमें 3 कॉमन लेके काट दो, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा। यहां से 3 कॉमन लेके काट दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आएगा। बहरूपिया क्या कहेंगे सर? बहरूप मतलब अलग दिख रहा है ना, अलग है थोड़ी यार। तो इस टाइप के इक्वेशन के, क्योंकि अभी एक ही इक्वेशन है, अलग तो है नहीं। अब इक्वेशन एक है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे ना। एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, हमने यहीं पे देखा है, याद है? एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कब मुमकिन है सर? देखो ये तब मुमकिन है जब आपने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया हो पूरे में। अब सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रेशियो निकालो। उस केस में अगर आप रेशियो निकालते हो a1 बाई a2, a1 मतलब इसके आगे कोफिशिएंट कितना है? 1, और a2 क्या? इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। आप निकालो b1 बाई b2। भैया जी b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? 2। अब निकालो c1 बाई c2। c1 कितना दिख रहा है आपको? 10 और c2 कितना दिख रहा है आपको? 20। कट करोगे ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। आप देख सकते हो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों के तीनों सेम आ रहा है। लॉजिकली सोचो बात सही भी है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 5y प्लस 50, तो 1/5 1/5 1/5। क्लियर? तो जब भी इस टाइप की चीजें आए तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, यानी इस इक्वेशन के जो अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है आप क्या बता पाओगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? आइडेंटिफाई किया कैसे? इस कंडीशन से कि अगर तीनों का रेशियो सेम आ जाए। तो कंडीशन क्या है कि अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों के तीनों इक्वल आ जाए तो वो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे सर। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके जो ग्राफ होंगे ना, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, इसके जो लाइंस होंगे वो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगे। कोइंसाइडिंग लाइंस। अब कोइंसाइडिंग लाइंस क्या होते हैं सर? कोइंसाइड करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन भी कहते हैं ना, कोइंसिडेंट या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस है ना। क्या होते हैं? आप दो इक्वेशन है, दोनों के अलग अलग अगर आप लाइन बनाओगे तो अल्टीमेटली तो सेम है लेकिन आप अलग अलग समझ रहे हो। अगर आपने लाइन बनाया भी, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट किया तो दोनों तो सेम लाइन ही बनेगी क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है।
तो सेम लाइन बनेगी तो हमारा मान्यता क्या मान के चलते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्या लाइन तो एक ही दिखेगी अपने को, लाइन दो तो दिखेगी नहीं, इसीलिए कहते हैं उसको कि कोइंसाइडिंग लाइंस यानी ओवरलैपिंग लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, उसकी कंडीशन ये है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे, कंडीशन ये हो जाएगी लाइंस कोइंसाइडिंग होंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा इस टाइप को ना एक और टर्मिनोलॉजी आपको आएगी यहाँ पे देखने के लिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो ये टर्म समझाता हूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या होता है सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब जब लाइंस, दोनों इक्वेशन के लाइन अगर आपस में टच करते हैं, व्हेन लाइंस मीट, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? व्हेन लाइंस डज नॉट मीट, व्हेन लाइंस डज नॉट मीट, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। यहां पे लाइंस तो ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, कंसिस्टेंट आएगा कि इनकंसिस्टेंट? इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। सब ध्यान रखना। आप इसको समझने के लिए एक और तरीका कह सकते हो, जिनके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिनके सॉल्यूशन नहीं आते उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। आप दोनों बातें समझ सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है वो भी इनफाइनाइट है, इसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो इसका एक पार्ट क्या आ जाएगा आपका? कंसिस्टेंट। अच्छा नेक्स्ट, इस टाइप के इक्वेशन को हम डिपेंडिंग इक्वेशन भी कहते हैं। प्रायोरिटी ध्यान रखना, डिपेंडेंट इक्वेशंस। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं सर? क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, पहले में 3 से मल्टीप्लाई करके किया है, तो डिपेंड कर रहा है पहले वाले पे, इसलिए से कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। ये पहला वाला पार्ट क्लियर रखना। अगला पार्ट दो क्या आता है, मान लो कि अगर x + y = 10 दे रखा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2x + 2y = 30 कर दूं। आप इस चीज को समझना, ऐसा कोई नंबर नहीं, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 होना चाहिए ना। अब अगर 30 कोई कर दे तो वो चलेगा क्या? में नहीं। अब इस बात को आप समझें, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, आपने जो है एक पेंसिल और एक पेन खरीदा, तो आपने 10 रुपए दिए, तो आप 2 पेंसिल और 2 पेन खरीदोगे तो आपसे 30 रुपए मांगेगा वो, तो कैसे चलेगा? आपको ये बात सवाल में आएगा ना कि भाई कितने रुपए की पेंसिल है। मान लो अगर उसकी प्राइस 5-5 रुपए भी है, तो 5 × 10 और 5 × 10 20 रुपीज, 30 कैसे हो जा रहा है? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसमें अगर आप एक लो तो आपको 10 रुपए देने पड़े और 2 लो तो आपको 30 रुपए देने पड़े, ऐसा तो कोई रेट ही नहीं होता। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं बना जिनको मैं एक बार जोड़ूंगा तो 10 आएगा और 2 बार जोड़ूंगा तो 30 आ जाएगा। भैया 2 बार जोड़ूंगा तो 20 आना चाहिए ना लॉजिकली, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप a1/a2 = अगर आप निकाल, a1 कितना है 1 है ना, और a2 कितना है आपका 2, तो 1/2 आप निकालो b1/b2। b1 कितना आपका 1 और b2 कितना है 2, और c1/c2 निकालो। c1 कितना आपका 10 और c2 कितना है 30, ये आ जाएगा 1/3। देखो एक 1/2 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है, एक 1/3 आ रहा है। आप यहीं से समझ गए होंगे, जब इस साइड इक्वल हो, है ना, जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो तो हम उम्मीद करेंगे कि ये भी इक्वल आएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जब मैंने सामान इक्वल खरीदा है सर, तो मैं बिल भी तो इक्वल भरूंगा। अगर मैंने एक खरीदा तो मैं 10 रुपए भर रहा हूं, अगर मैं 2 खरीदूंगा तो मैं 20 भरूंगा, 30 क्यों भरूंगा? तो मतलब अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाए लेकिन c1 c2 इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, क्या होता है सर? इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आते। इसकी लाइंस कैसे बनती हैं? इसकी लाइंस बनती है पैरेलल। कैसे बनेंगे इसकी लाइंस? पैरेलल। और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और लास्ट हमारा केस होता है, मान लो आपके बिल में बदलाव आ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। क्यों? दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक खरीदा, 2 खरीदा, तो डबल होना चाहिए। एक खरीदा 10, 2 लिया तो 20, है ना, डबल होना चाहिए। लेकिन मान लो, है ना, यहाँ पे 30 था, 20 की जगह 30 था, इसलिए हमने यहाँ पे सवाल खड़ा किया। ठीक है, मान लो अगर ये x + y = 10 है और यहाँ पे x + 2y = 2x, है ना, 2x कर दो, और 2x + 4y = हमने कर दिया 30। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी? समझो आप, यहाँ पे अगर मैं डबल लिया होता 2x + 2y, तो यहाँ पे मैं 20 की उम्मीद करता, लेकिन मैंने डबल से ज्यादा लिया, तो हो सकता है डबल से अगर मैंने ज्यादा लिया तो बिल तो बढ़ेगा ना मेरा। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट डबल से ज्यादा खरीदा है तो उसका बिल डबल से ज्यादा आएगा। तो ये कब हो सकता है? जब आपका a1/a2 और b1/b2 अगर ये दोनों सेम ना हो,
अगर a1/a2 आप निकालो, देखो a1/a2 कितना है 1/2 और b1/b2 कितना है, ये आपका आ रहा है 1/4। आपको अगर a1/a2 b1/b2 अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 सेम नहीं है, आप छाती ठोक के ना अपन दुनिया को ये ज्ञान दे सकते हैं कि हाँ भैया ये है यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं, अपन ढिंडोरा पीट पीट के चिक चिक के ये बात बता पाएंगे कि हाँ ये है अपना यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ध्यान रखना, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इट विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। ज्यादा अंग्रेजी झाड़ दिए सर आप, तो हम इसे क्या कहेंगे भैया, इसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे दोनों के दोनों लाइंस भिड़ेंगे सर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होगी सर इंटरसेक्टिंग, ये कुछ ऐसी शक्ल दिखती है इंटरसेक्टिंग की, क्लियर। और इसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है ना, लाइंस मिल रही हैं, तो इसे क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। ये आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तीनों के तीनों कंडीशन ध्यान रखना, तीनों तीनों केसेस याद रखना, है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्वेश्चंस हर दफा आते हैं, हर दफा आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, इतना मतलब ऑलमोस्ट लेक्चर 20 मिनट से ज्यादा हो रखा होगा, मुझे आइडिया है पूरा, बट मैं बताया चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो हमें थोड़ा बहुत इसमें लेक्चर एक्सपैंड करने पड़ेंगे ना। टॉपिक था तो कंप्लीट करना पड़ा, थोड़ा बहुत लेक्चर लंबा गया होगा, आप लोग देख लेना ना। तो चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, ध्यान से रखना, नोट्स बना लेना, चीजों को छोड़ना मत। 9th डे है, 75th डे तक साथ रहना है ना, चीजों को कंप्लीट करना है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, आपने देखा होगा, है ना, उसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, क्वेश्चंस आपका हुए कि नहीं हुआ, रिवीजन आपका हुआ कि नहीं हुआ, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको बुक में मेंशन ना, वो पॉइंट उसमें कवर हुए कि नहीं हुआ आपको मालूम पड़ गया होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को अपन आगे ऐसे ही कवर करेंगे, क्लियर। चलो तो फिर तब तक के लिए आप इसके नोट्स वगैरह बनाएं और ढंग से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।